नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 बारे में पूछ गए, टोटल 600 साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। उसमें से अब तक आपके 6 पार्ट में 520 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ये पार्ट 7 है जिसमें अपन और बचे हुए 80 सवाल कवर करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर वैसे तो 677 क्वेश्चन है, तो एक और पार्ट आएगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाने हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। सभी सवाल आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सवाल यहाँ पर रिपीट हुए हैं बहुत से प्रीवियस एग्जाम में, और एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले ये सभी सवाल, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें आपके 1 वर्ष का यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट 1 वर्ष की वैलिडिटी में मिल रहे हैं, और एक्स्ट्रा कूपन कोड जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है टीटीजी के कूपन कोड से। सेम एग्जाम में जो आपको डैशबोर्ड और इंटरफेस देखने को मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की जानी है। और इसमें सारे एग्जाम देख सकते हो, एनटीपीसी के हो गए, रेलवे के हो गए, जितने भी अन्य अदर एसएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एक ही पास के अंतर्गत आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिएगा पहला सवाल पार्ट 7 का, किसके द्वारा हृदय में किसी रोग या विकृति का पता लगाने के लिए हृदय के वालों और कक्षों की तस्वीरों प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी। किसके द्वारा? इकोकार्डियोग्राफी में हृदय है, जो हार्ट है, उसमें कोई भी विकृति आ जाती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हृदय का वाल्व है और उनके कक्षकों की तस्वीर यहाँ पर प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके। तो ये इकोकार्डियोग्राफी में होता है। इसी प्रकार से एक ईसीजी भी होता है, जिसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये क्या डिटेक्ट करता है? तो ये हार्ट की रिदम हो गई, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये इसके द्वारा मेजर की जाती है, चेक की जाती है ईसीजी के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इस उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसका उपयोग किया जाता है वायु प्रदूषण के लिए, फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। इसमें उच्च वोल्टता के द्वारा निर्मित जो उच्च विद्युत क्षेत्र है, जो हाई जो विद्युत क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, उसका उपयोग करके बहती हुई गैस से धूल और धुआं आदि के सूक्ष्म कणों को निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र, यानी इसका उपयोग वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बहुत बार बता चुका हूँ। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं का इसमें निष्कासन और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। ये आपको पूछा कि मृत कोशिकाओं का निष्कासन किस कोशिकांग में किया जाता है? तो लाइसोसोम के द्वारा। लाइसोसोम का मुख्य काम है पाचन करना। अब देखिए अन्य में कोशिकांग की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट, पावर हाउस बोला जाता है। कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका की रक्षक कही जाती है। नेक्स्ट वन देखिएगा, कमानीदार तुल्ला या जो तराजू है, इससे किसका मापन किया जाता है? तो कमानीदार तुल्ला से भार का मेजरमेंट किया जाता है। किससे? भार का मेजरमेंट है वो कमानीदार तुल्ला या जो से तराजू भी बोला जाता है। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है इसमें। अगला सवाल देखिएगा, मुरियाटिक एसिड है, ये किसको कहा जाता है? मुरियाटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसे स्पिरिट्स ऑफ साल्ट भी बोला जाता है। मुरियाटिक एसिड हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट में देखिएगा, ट्रैकिया किसका पार्ट है? ट्रैकिया होता है श्वसन तंत्र का हिस्सा। किसका है? ट्रैकिया श्वसन तंत्र का पार्ट है। और अन्य नाम क्या इसका? विंड पाइप हो जाएगा, श्वास नलिका हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड है, कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसे जिनिंग बोलते हैं। कपास से जो बीज अलग करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे जिनिंग बोला जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का या गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है एज ए अर्धचालक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर हो रहा है? तो यूवीबी रे के द्वारा। कौन सी? यूवीबी टाइप की रे है, जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर होता है। तो ये कौन सी रेज है? यूवीबी रेज। कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको पूछा है।
इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर शक्ति है, ये अदिश राशि है। अदिश राशि में प्रमुख रूप से चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा है, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में आपके वेग है, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग है। विद्युत धारा घनत्व तो सदिश है, विद्युत धारा अदिश है। शक्ति आपकी अदिश राशि हो जाएगी। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो शक्ति अपने आप में एक अदिश है। कवक से कौन सा पादप है वो रोग नहीं होता है? कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है? तो इसमें आप देख रहे हो एक ऑप्शन है सीट्रस कैंकर है। ये कवक के द्वारा न होकर जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। सीट्रस कैंकर है, ये जीवाणु सिंथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण होने वाली एक साइट्रस प्रजाति को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अब देखिए कवक जनित प्रमुख रोग की बात करूं, जो फंगल डिजीज है वो आलू का वाट रोग हो गया, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग है, ये सभी फंगल यानी कवक से होने वाले रोग है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग है, गन्ने का लाल सड़न रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है जो चावल में होता है, बाजरे का स्मट है, अरहर का झुलसा रोग, बाजरे का इरगोट है, मूंगफली का टिक्का रोग है, गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का ढीला कंड, ये कौन से रोग है जो कवक के कारण होते हैं? आपको पूछा था कौन सा नहीं होता है कवक से, तो ये सीट्रस कैंकर है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम है सिंथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण होने वाली साइट्रस प्रजाति को प्रभावित करने वाली बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है, रिपीट हुआ सवाल, रेड लाइट होती है। कौन सी रेड लाइट है? वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव रहती है फोटोसिंथेसिस में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट हाइयर इन रेड लाइट होती है। अब आप कहेंगे कम किस में होती है? तो हरे प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम कुशल तरंगदैर्ध्य माना जाता है, तो सबसे कम हरा हो जाएगा। वैसे मैं बात करूँ रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण की दृष्टि से जो हाइयर रेट रहती है वो ब्लू लाइट की रहती है, वो रेड लाइट है उससे भी ज़्यादा रहती है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी डब्ल्यू रोंटगन ने। कब? 1895 में। एक्सरे की खोज है डब्ल्यू रोंटगन ने 1895 में की थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, कौन सी गैस कमरे के तापमान पर गंध युक्त एवं हरे पीले रंग में रहती है? क्लोरीन गैस है, ये कमरे के तापमान पर गंध युक्त होती हैं और हरे पीले रंग में रहती हैं। सिन गैस किसका मिश्रण है? सिन गैस की बात करूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है सिन गैस। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन हो जाएगी, जिसे सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है। ये फ्यूल गैस है एक प्रकार की जो मिक्सर होता है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो भोजन में निहित ऊर्जा रहती है, वो कैलोरी में मेजर होती है। पादप जगत में उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है? प्लांट किंगडम में जो एम्फीबियन है उभयचर है। उभयचर का मतलब जो लैंड और वाटर, भूमि और जल दोनों में सर्वाइव कर सकता है। तो ब्रायोफाइट, स्पेशली पादप जगत की बात करूं तो इसमें ब्रायोफाइट है, वो उभयचर वर्ग होता है, जिसमें प्रमुख उदाहरण मोसेज, हॉर्नवॉट, लीवरवॉट ये सभी हैं। ब्रायोफाइट एक गैर सेहवनी पौधे हैं। मतलब क्या हुआ? इसमें सेहवनी उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम है ना, वो ब्रायोफाइट में नहीं होते हैं। आकाश में अरबों तारों का समूह, गैस और धूल को क्या कहा जाता है? तो आकाश में अरबों तारों का समूह है, गैस से और धूल को कहा जाता है गैलेक्सी। पृथ्वी की आकाश गंगा है, उसका नाम है मिल्की वे हो जाएगी। जो नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो ये हो जाएगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% से लेकर 0.04% तक है। तो ये अमूमन इतनी हो जाएगी वायुमंडल में CO2 की मात्रा। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, उसके बाद 0.93% ऑर्गन है, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है अल्फाल्फा क्या है? अल्फाल्फा ये मटर परिवार फबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है। क्या है? ये फूल देने वाला पौधा है जो किस फैमिली का है? मटर परिवार फबासिए फैमिली का। कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? श्वास नली है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन से उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं? तो किडनी हो गया, यूरेटर है, यूरेनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये सभी भाग हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के। गुर्दे हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगला सवाल देखिएगा, वस्तु से बड़ी आभासी छवि किस दर्पण या लेंस के द्वारा बनती है? वस्तु से बड़ी छवि बनेगी और वो आभासी रहेगी। तो ऑब्जेक्ट से बड़ी आभासी छवि एक अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित की जा सकती है, जो वस्तु से बड़ी और आभासी है अवतल दर्पण से। समतल दर्पण वस्तु के समान आकार की आभासी चित्र बनाते हैं। उत्तल दर्पण है, ये वस्तु से छोटा
आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल छोटा बनाता है, आपको बड़ी छवि चाहिए तो ये हो जाएगी अवतल दर्पण के द्वारा। तिलचट्टा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? एक तो ये आपके कॉकरोच है, तिलचट्टा है, और अन्य जो कीट है उसमें उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है? तो ये मालपीघ्यन नलिकाएं हैं, तो मालपीघ्यन नलिकाओं के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग है, ये केंचुए में पाए जाते हैं। केंचुए में जो उत्सर्जन अंग है उसका नाम है नेफ्रिडिया। और जो कीट हैं तिलचट्टा, इसमें मालपीघ्यन नलिकाएं पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% का नियम किसने दिया है? तो दशांश जो 10% का नियम है ये खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह का दशांश नियम है, ये लिंडमैन ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया कि एक पोषक से दूसरे पोषक तत्वों में जाते समय 90% ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, केवल 10% ही ऊर्जा एक दूसरे स्तर तक पहुंच पाती हैं। इसीलिए उत्पादक सबसे ज़्यादा एवं उपभोक्ता सबसे कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो जाती है, 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर हो पाती है। तो ये दशांश नियम दिया था लिंडमैन ने। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल है निम्न में से किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है, इनमें से किस पीएच वैल्यू की है? तो 0 से लेकर 7 तक जो पीएच वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब अम्लीय रहती है। जितनी कम होगी वो ज़्यादा ही अम्लीय होगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि 0 में सबसे ज़्यादा है 1 की, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी? जो सबसे कम होगा उसमें आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा, तो pH 4 हो जाएगी। यीस्ट में इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो यीस्ट से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है ये खमीर है, इसके द्वारा अवायवीय वातावरण में इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? प्रमुख रूप से 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम आप देखते हो, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, एक जिंक ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा? तो जिंक ऑक्साइड ऑप्शन दे रखा है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, जो एसिडिक है और आपके क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाती हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, भू स्थिर उपग्रह से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो भू स्थिर कक्षा है, इसकी पृथ्वी से ऊंचाई रहती है 35,786 किलोमीटर है। यदि इस ऊंचाई पर कोई भी उपग्रह है तो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा। ये कक्षा भूमध्य रेखा पर स्थित होगी एवं उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होगी, इसीलिए आपको वो एक ही स्थान पर दिखाई देती है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को कैटायन बोला जाता है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसे कैटायन बोलेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है इसे एनायन बोला जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर है वो 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकेंड में सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो रोटेशन करती है इसका पूछा गया है, तो ये रेवोल्यूशन का पूछा गया है जो 365 दिन में रहता है। तो अर्थ है ये सूर्य के चारों ओर है, जो रेवोल्यूशन काल है वो 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। अब अर्थ है अपने खुद के अक्ष पर भी घूमती है, तो अर्थ रोटेट वंस एवरी, तो अर्थ अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में रोटेट करती है। नेक्स्ट देखिएगा, पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होती है? तो ये जीवाणु के द्वारा, जीवाणु का नाम है यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसके कारण पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी होती है। अल्सर का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आंतों में होने वाले घाव के कारण है, अम्ल की अधिकता के कारण आंतों में घाव हो जाते हैं, जिसे अल्सर बोला जाता है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन आपके ट्राई ऑक्सीजन हो जाएगा, O3 से डिनोट किया जाता है। ओजोन को पहली बार 1839 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सोबेन के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया था? वो क्रिश्चियन फ्रेडरिक सोबेन के द्वारा। O3 ओजोन का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, परमाणु ही किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले ये किस भारतीय ने कहा था? तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा था। किन्होंने? महर्षि कणाद ने कहा था। अगला सवाल देखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो डिफ्यूजन यानी विसरण कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं वो स्वतः एक दूसरे से मिलेंगे और समांगी मिश्रण है वो बनाएंगे। बेकिंग सोडा के घटक अवयव क्या है? बेकिंग सोडा है, ये इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है। तो इसमें घटक अवयव आप कह सकते हो, एक तो इसमें कार्बन है, फिर सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी अणु हो जाएंगे।
पृथ्वी के मेंटल परत के ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो पृथ्वी की जो मेंटल परत है यानी जो बीच वाली परत है उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो सबसे ऊपर पृथ्वी में क्या होती है? क्रस्ट होती है। क्रस्ट के नीचे मेंटल है और मेंटल के नीचे आपके कोर होता है। आपको यहाँ पर पूछा है पृथ्वी के मेंटल परत के ऊपर कौन सी लेयर होती है? इसे स्थल मंडल बोला जाता है। जो लिथोस्फीयर है, जो क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे मेंटल का ऊपरी भाग इस लिथोस्फीयर में शामिल होता है। जो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट रहती है और बीच में जो मेंटल रहती है, तो जो मेंटल हो गई क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे मेंटल का ऊपरी यानी मेंटल का ऊपरी भाग क्रस्ट के नीचे और जो क्रस्ट पूरी ये पूरा जोन है इसे लिथोस्फीयर स्थल मंडल बोला जाता है। और इसमें एक महो भी रहता है जो बाउंड्री रहती है क्रस्ट और मेंटल के मध्य की बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन को ये महो बोला जाता है। और सबसे नीचे है कोर। देखिएगा अगला सवाल, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोरोना। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है, इसे कोरोना बोला जाता है। और ग्लोविंग सरफेस ऑफ द सन है, सूर्य की जो चमकती सतह है ये फोटोस्फीयर है। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश किस प्रकार दिशा में गमन करता है? प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा है वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधा गमन करता है, तो स्ट्रेट हो जाएगा एकदम ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड त्वरित किया जाता है, तो उस पर लगा बल और 5 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो एक यहाँ पर इजी सा न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया है। देखिए सबसे पहले तो आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है? तो यहाँ पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान यानी m बराबर आपको दे रखा है 20 किलोग्राम। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? त्वरण आपको खुद यहाँ से मेजर कर सकते हो। देखिए 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग कितना चेंज हो रहा है, कितने समय में चेंज हो रहा है? तो वेग में परिवर्तन की दर यानी 10 - 5 बटा समय आप लेंगे ना, समय यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड, सेकंड में तो कोई इश्यू नहीं है, तो ए बराबर हो जाएगा आपके 5/2। अब देखिए एम आपके पास है, ए आपके पास है, आपको ज्ञात करना उस पर लगा बल। बल क्या होता है? एफ बराबर एम ए तो होता है, तो एम आपके यहाँ पर दे रखा है 20, ए है 5/2, तो इसको आप कट करेंगे तो 10 × 5 यानी 50 और बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, तो 50 न्यूटन बल हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा है? 5 सेकेंड के बाद इसका अंतिम वेग क्या होगा? 5 सेकेंड बाद अंतिम वेग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस ए टी। वी क्या है यहाँ पर? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण t समय हो जाएगा। अब देखिए आपको v ज्ञात करना है यानी अंतिम वेग इसका मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे? v का मान v बराबर u कितना है? तो u 5 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग आप कहेंगे 5 है। त्वरण अभी आपके 5/2 आया। t कितना है? ये पूछा है 5 सेकंड के बाद, तो समय आपको 5 सेकंड लेना है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस ये हो जाएगा आपके 25/2। 25/2 को आप कह सकते हो 5 प्लस 12.5, 12.5 और इसको ऐड करेंगे तो ये 17.5 और अंतिम वेग मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आंत्र रस है, ये पाचन क्रिया में प्रोटीन को किस में बदलता है? तो आंत्र रस है, पाचन क्रिया में प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। निपा वायरस है, ये किससे फैलता है? तो ये जो चमगादड़ और सुअर है इनके द्वारा निपा वायरस है, ये फैलता है चमगादड़ के द्वारा। जब एक मैग्नीशियम रिबन को एक लोह में जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को एक लोह में जलाया जाता है तो क्या चेंजेज होता है? जब मैग्नीशियम जलता है तो ये हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनता है? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक सफ़ेद पाउडर बनाता है। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक सफ़ेद पाउडर सफ़ेद राख पैदा करने वाली एक चमकदार सफ़ेद लोह के साथ ये जल जाएगा। जो सफ़ेद राख पैदा करने वाली चमकदार सफ़ेद लोह के साथ ये जल जाएगा जब मैग्नीशियम रिबन को एक लोह में जलाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो ये पी वेव हो जाएगी, प्राइमरी वेव है। तो पी वेव है वो सबसे तेज, ट्रेवल फास्टेस्ट है, सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग पी वेव है, इसका मतलब है प्राइमरी वेव। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। 2009 में ये बीमारी आई थी। जो स्वाइन फ्लू पेंडेमिक वायरस का नाम है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, ये किससे होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो H5N1 इसका टाइप हो जाएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक में जो ट्राइटियम है इसमें परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान का क्या रेशियो रहता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो 1 है, यानी समस्थानिक परमाणु क्रमांक सभी में समान है, द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही है। तो ट्राइटियम में द्रव्यमान संख्या 3 है, आपको पूछा है ट्राइटियम में परमाणु क्रमांक तो 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 हो जाएगी। ये आपके ट्राइटियम में है, ड्यूटेरियम में 1:2 और प्रोटियम में 1:1 है। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई जूल है
और फिर यहाँ पर न्यूटन मीटर दे रखा है, बल का मात्रा न्यूटन और विस्थापन का मीटर ये भी हो जाएगा। उसके बाद किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में स्क्वायर है ये दे रखा है। तो कौन सी नहीं है ये पूछा है, तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स है। तो ये किसकी यूनिट है, किलोग्राम यानी द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप त्वरण को, तो द्रव्यमान MA है, मतलब ये बल की यूनिट आपको ऐसे दे रखा है। तो ये बल की है, आपको पूछा कार्य की कौन सी नहीं है, तो ये कार्य की नहीं होगी। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होता है। तो शरीर में पाचन की वैसे शुरुआत तो मुंह से हो जाती है, खत्म होता है छोटी आंत में। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पाचन, जैसे यांत्रिक पाचन है वो चबाने के साथ शुरू हो जाता है यांत्रिक, लेकिन रासायनिक पाचन है वो मुंह में लार एंजाइम जो एमाइलेज की क्रिया से स्टार्ट होता है, और अंत है वो छोटी आंत में ये समाप्त होती है पाचन क्रिया। पॉन्स शरीर के किस भाग का अंग है, पॉन्स है ये मस्तिष्क का पार्ट है, पॉन्स है ये ब्रेन स्टेम रहता है ना, लार्जेस्ट पार्ट है, पॉन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है, जो कि कहाँ पर लोकेट रहता है, ये मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे रहता है, सेरेब्रम और सेरिबेलम के बीच एक कनेक्शन के रूप में ये कार्य करता है। अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग का आकार जे टाइप का होता है। तो अमाशय है जो पेट है वो मानव पाचन तंत्र में जे आकार का अंग, किस शेप का, जे शेप का है, अमाशय या फिर पेट हो जाएगा। खुर वाले एवं जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो खुर वाले जो जुगाली करने वाले स्तनधारी पशु हैं इनके पाचन का पूछा है ना, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इसका नाम है रूमेन है, जिसे पाउंच भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम है। तो रूमेन है ये सबसे बड़ा अंग है जो पाचन तंत्र का, किस में, खुर वाले और जुगाली करने वाले स्तनधारी पशुओं में। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, तो खुर वाले पशुओं को खुरदार या फिर इसे अंगुलेट बोला जाता है जो खुर वाले पशु हैं। जुगाली करने वालों को बोला जाता है रोमंथक बोला जाता है। अब देखिए पेट के प्रथम कक्ष से मुंह में वापस लाए गए खाने को, पेट के प्रथम कक्ष से दोबारा मुंह में लाए गए खाने को क्या बोला जाता है, पागुर, कट बोला जाता है, इसे पागुर कहा जाता है। अगला सवाल, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी। तो बोतल के कॉक के पतले टुकड़े को उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उन्हें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए जिसको कोशिका कहा गया। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की 1665 में खोज की थी, तो वो मृत कोशिका की खोज की थी, वो किस में की थी, तो इन्होंने की थी ये बोतल के कॉक से। और बाकी जो जीवित कोशिका की खोज है वो किन्होंने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी 1674 में। कौन से पौधे का शरीर है जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। थेलोफाइटा वर्ग के पादप का शरीर है ये किसी में शरीर है जो वो जड़, तना, पत्तियों इत्यादि में विभेदित नहीं होता है। थेलोफाइटा वर्ग के कुछ उदाहरण में स्पाइरोगोरा है, ये सभी थेलोफाइटा के कारा वगैरह थेलोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शेवाल और लाइकेन भी आते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधे हैं, इनका शरीर तने की तरह जड़ जैसी और पत्ती जैसी संरचना है वो दिखाता है। इसके अलावा टेरिडोफाइटा के पौधे भी शरीर हैं, इनका शरीर रहता है तना, जड़ और पत्तियों में विभेदित रहता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। थेलोफाइटा में नहीं होता है। बाकी जो थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो सहवनी प्रणाली है, जाइलम, फ्लोएम ये इत्यादि नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में ये सहवनी प्रणाली पाई जाती है। और बाकी ब्रायोफाइटा के उदाहरण में मॉस है, मार्किस है, टेरिडोफाइटा में आपकी फर्न, मर्सिलिया, हॉस्टेल ये हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, प्रारंभ में पदार्थ की कुल कितनी अवस्था थी। तो ठोस, द्रव, गैस थी ये, और इसमें से 4 नेचुरल स्टेट है जो पदार्थ की, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा हो जाएगी। और 5वीं जो ह्यूमन के द्वारा, मैन के द्वारा बनाई गई आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये अवस्था है। अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है। द्रव्यमान का पूछा है ना, अमोनिया में NH3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 है तो 3 दे रखे हैं, तो 14:3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा रक्त के WBC का भाग नहीं है। तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके भाग की बात करूं तो इसमें न्यूट्रोफिल हो जाएगा, लिम्फोसाइट है, इसके अलावा यहाँ पर एसिनोफिल है, मोनोसाइट है, बेसोफिल है, ये सभी WBC के पार्ट हो जाएंगे। WBC का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट और RBC का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट वन देखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। तो GPS है पृथ्वी से 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तने में वृद्धि के लिए ऑक्सिन और जेब्रेलिन सहायक हार्मोन रहेंगे। जेब्रेलिन कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाते हैं। एथिलीन के द्वारा पौधे की चौड़ाई में वृद्धि की जाती है। एथिलीन हार्मोन में तने की वृद्धि में स्पेशल रूप से ऑक्सिन और जेब्रेलिन। कौन सा भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ में आपके S वेव है, शेयर वेव है, ये अनुप्रस्थ तरंग की भूकंपीय तरंग है। P जो प्राइमरी तरंग है, P वेव है, ये अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। पी वेव सबसे तेज रहती है, एस वेव से भी जो ऊपर सवाल आया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? प्रथम आपको पता नील जो एल्डन आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग। सेकंड थे बज एल्ड्रिन है, जो चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं? तो ये जो वृद्धिरोधी हार्मोन है ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किससे माना जाता है? ग्रेगोर मेंडल को आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक्स हैं इनके जनक कहा जाता है। सेकेंड थॉमस हंट मॉर्गन को भी कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन में। और ओजोन परत की मोटाई जो डॉप्सन में मापी जाती है तो 300 डॉप्सन यूनिट है, वो किसके इक्वल रहते हैं? तो 3 मिलीमीटर की लेयर रहती है ना, इसके इक्वल रहते हैं जो 300 डॉप्सन यूनिट है। अगला सवाल देखिएगा, सुक्रोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22 और O11 है। तो कार्बन कितने हैं? 12, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 हो जाएंगे। ग्लूकोज की बात करूं तो C6H12O6 हो जाएगा। तो C कितने हैं आपके? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज इनका एक ही फॉर्मूला है, C6H12 और O6 है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कार्बन 6 हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जिसमें सल्फर विद्यमान है तो इसमें आपकी मेथियोनिन हो जाएगा, सिस्टीन है, होमिसिस्टीन और टोरिन है जिसमें सल्फर विद्यमान है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में, साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है, रासायनिक नाम है। तो ये B12 में। किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होते हैं? तो लाइसोसोम में, जो लाइसोसोम कोशिका का अंग है इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। जो मृत कोशिकाओं का निष्कासन है इसी अंग के द्वारा होता है, लाइसोसोम में। अगला सवाल देखिएगा, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ओस्मियम जो धातु है, OS से इसका सिंबल है, परमाणु क्रमांक 76 है, इसका घनत्व है, हाईएस्ट डेंसिटी है ओस्मियम। बहुत बार एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो ओस्मियम इज द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 22.59 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हो जाएगी। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? द्विखंडन। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया इनमें होता है द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन होता है। किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण ही द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है जिसमें एक छोटा अंकुर है वो जनक जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है। बहुक विखंडन जो अलैंगिक प्रजनन है वो स्पेशली प्लाज्मोडियम में होता है। निम्न में से आविष्कारक से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो देखिए, स्मॉल पॉक्स है, एडवर्ड जेनर है। पेनिसिलिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। टेलीफोन जेल बेड्स ने होकर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था 1876 में। तो ये टेलीफोन का सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित दे रखे हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो अपेंडिक्स है, मानव शरीर का एक अंग है। स्टेपिज है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कुल 38 हड्डियां होती है। कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो रीढ़ की हड्डी में 38 न होकर 33 बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड में। और बात करूं एडल्ट की तो वेस्ट में ये 26 होती है, वैसे 33 बोन्स होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिज है। अपेंडिक्स मानव शरीर का एक अंग होता है। अगला सवाल देखिएगा, फुदरिन किसका अपरूप है? फुदरिन हो गया, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सभी कार्बन के अपरूप है। अपरूप का क्या मतलब? जब एक तत्व 2 या अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके गुणधर्म है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहा जाता है। निम्न में से किसी खुले में रखने पर उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है? तो आयोडीन को खुले में रखने पर उसका ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ? कोई पदार्थ डायरेक्टली ठोस अवस्था से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव्य में नहीं बदलेगा, जिसमें प्रमुख रूप से उदाहरण में कपूर है, नेप्थलीन है, आयोडीन है, एंथ्रासीन है, ये सभी ऊर्ध्वपातक उदाहरण पदार्थ हो जाएंगे। आपको पूछा कौन सा इनमें से ऊर्ध्वपातन हो जाता है? तो आयोडीन इनमें से एक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में बदलना होता है तो आपको डायरेक्ट +273.15 कीजिएगा। तो माइनस और प्लस करेंगे तो ये 0 केल्विन हो गया। और केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए -273.15। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है, पृथ्वी की आयु 2.3 बिलियन वर्ष है। तो कौन सा कथन गलत है? सी एवं डी हो जाएंगे। देखिए, पृथ्वी की आयु की बात करूं तो पृथ्वी लगभग 4.54 बिलियन वर्ष पुरानी है। और प्रत्येक ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या की बात करें तो मरकरी में कोई भी चंद्रमा नहीं है और विनस पे भी नहीं, इनके उपग्रह नहीं है मरकरी और विनस के। अर्थ के 1 है, मार्स के 2 है, जुपिटर के 79 है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि जुपिटर के सबसे अधिक है, नहीं ऐसा नहीं है। सैटर्न है, शनि के सबसे अधिक 82 है, यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के
14 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फेबोस और डेमोस हैं। और सूर्य से ग्रहों की जो दूरी है वो क्रमशः इस टाइप से है। सबसे नजदीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और सबसे दूर वरुण हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, गैलेना किसका एस्क है? गैलेना है वो किसका एस्क है? तो लेड का, ये पीबी का हो जाएगा। सीसा का एस्क है, लेड सल्फाइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मरकरी एचजी है जिसे सिनेबार कहा जाता है, ये मरकरी का एस्क है सिनेबार। और टिन का है कैसीटेराइट एस्क हो जाएगा, सिनेबार एचजीएस इसका फॉर्मूला है। जेम्स पीबल्स को भौतिक विज्ञान 2019 का नोबेल प्राइज है वो किस खोज हेतु दिया गया है? तो जेम्स पीबल्स को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। इनको भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान पर सैद्धांतिक खोज हेतु ये अवार्ड दिया गया है। फिजिक्स का 3 वैज्ञानिकों को अवार्ड मिला है 2019 में, मिशेल मेयर, डेडियर कौलोज और जेम्स पीबल्स को। स्पेशली पीबल्स को यहाँ पर ब्रह्मांड विज्ञान के नए सिद्धांतों को खोजने के लिए, और जो डेडियर कौलोज, मिशेल मेयर हैं, इनको सौर मंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया था। अगला बात देख सकते हो, रसायन विज्ञान के 2019 में जॉन बी गुडइनेप, एम स्टैनली और अकीरा योशिनी को लिथियम आयन बैटरी के लिए। चिकित्सा का ये विलियम कैलिन, ग्रेग सिमेंजा इनको दिया गया है कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता में योगदान देने के लिए। शरीर के कौन से अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? कंठ, गला, जो थ्रोट है, लिरिंग्स है, इसे एडम का एप्पल कहा जाता है। विद्युत आवेश को किस उपकरण से मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से। विद्युत आवेश को है वो इलेक्ट्रोमीटर से मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा प्रारंभिक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग है वो किसी शरीर पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अंतिम सवाल देखिएगा, प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो प्रक्षेपण, व्रण विक्षेपण है, इसके कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। इसके अलावा जो विक्षेपण रहता है पानी की बूंदों के प्रकाश के विक्षेपण के कारण ये आपको इंद्रधनुष की घटना दिखाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट 7 कंप्लीट हो चुका है जिसमें 80 सवाल कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे 677 सवाल कवर हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।